ठीक 4 बजे हम एयरफोर्स एयरपोर्ट के दाखिली गेट पर पहुंच गए, जहां इब्राहिम वुसअत मेरा मुंतजिर था। उसने मेरी आंखों के सामने एक कागज लहराते हुए कहा, ये देखिए, मैंने आपके लिए इजाजतनामा हासिल कर लिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, इनसे मिलो, ये कर्नल वहदत हैं और ये भी हमारे साथ ही चलना चाहते हैं। इब्राहिम ने बड़ी गर्मजोशी से ओलिव हावर्ड से कहा, इनके तस्करे तो बहुत सुने हैं, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हुई है। इब्राहिम ने कर्नल वहदत को साथ ले जाने के बारे में मुतल्लिका लोगों को आगाह कर दिया था और किसी ने कोई एतराज न किया। हम निहायत इत्मीनान से इब्राहिम वुसअत के साथ तरबियती तैयारे में जा बैठे और अपने जिस्मों के गिर्द सीट बेल्ट्स कस लिए। वो एक 5 सीटर तैयारा था। थोड़ी ही देर के बाद तैयारा फजा में बुलंद हो रहा था। इब्राहिम वुसअत ने ट्रांसमीटर पर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम किया और उनसे अपनी परवास के सिलसिले में हिदायत हासिल की। मैंने इब्राहिम से उस मैदान की तरफ चलने की फरमाइश की थी जिसका उसने मुझसे तस्करा किया था और तैयारा उसी जानिब रवां था। हमें प्रवास करते हुए कोई आधा घंटा गुजर गया होगा कि जहाज के ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क होने लगा। इब्राहिम ने माइक ऑन किया और ट्रांसमीटर पर बात करने लगा। मेरी पूरी तवज्जो उसी जानिब थी, इसलिए मैं आवाजें सुनने में कामयाब हो गया, वरना जहाज के शोर में ये मुमकिन न होता। स्पीकर से आवाज आ रही थी, कोड 0049, कोड 0049। इब्राहिम ने जवाब दिया, यस इब्राहिम वुसअत। आवाज आई, हम एक साजिश का शिकार हो गए हैं। तुम्हारे साथ जो शख्स कर्नल वहदत की हैसियत से सफर कर रहा है वो मोसाद का यहूदी एजेंट ओलिव हावर्ड है और अली यार खान भी इस वक्त उसके साथ मिल गया है। उन दोनों को बेखबर रख कर चालाकी से रनवे पर वापस ले आ। 3 तैयारे तुम्हारे ताकुब में रवाना हो चुके हैं, जो जरा देर में तुम तक पहुंच जाएंगे। जरूरत पड़ने पर तुम उनसे मदद ले सकते हो। इब्राहिम ने पूछा, क्या मतलब? आवाज आई, जो कुछ कहा गया है उसे दोहराना जरूरी नहीं, जल्दी करो, एक लम्हे की ताखीर भी तुम्हारे लिए मोहलक हो सकती है। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इब्राहिम ने पलट कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल का रुख अपनी जानिब देखकर वो बुरी तरह बौखला गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, तैयारा उसी जगह लैंड करेगा इब्राहिम वुसअत जहां के लिए हम रवाना हुए हैं। इब्राहिम हकला कर रह गया, मगर मिस्टर अली। उसके अंदाज में बड़ी बेबसी थी। मेरा दिल कट कर रह गया, मगर मैं भी तो मजबूर था। मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरे साथ ताउन करो इब्राहिम। जो कुछ मैं कर रहा हूँ अरबों के मफाद में ही कर रहा हूँ। तुम तो मुझे जानते ही हो, मैंने कभी अरब मफादात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझसे ताउन करके तुम किसी गद्दारी के मुर्तकिब नहीं होगे, यकीन करो। इब्राहिम उलझ कर रह गया। उसकी उलझन इतनी शदीद थी कि थोड़ी देर के लिए वो खुद को भी फरामोश कर बैठा। वो तो जब तैयारे ने गोता खाया तो वो अचानक संभला और थ्रॉटल खींचकर उसने तैयारा ऊपर उठा लिया। शायद वो ये फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात माने या न माने। फिर शायद उस पर फर्ज गालिब आ गया। उसने भर्राई हुई आवाज में मुझसे कहा, मैं मजबूर हूँ मिस्टर अली। अगर कोई जाती मसला होता तो मैं जान देकर भी आपकी हिदायत पर अमल करता, लेकिन ये कौमी मसला है, इसलिए मैं आपकी बात मानने से कासिर हूँ और तैयारा वापस मोड़ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें गोली मार कर हलाक कर दूंगा इब्राहिम वुसअत, और ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि मेरा मिशन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा दोस्त। वो बोला, तो फिर आप मुझे गोली ही मार दीजिए, मैं समझूंगा दोस्ती का हक अदा हो गया। मेरा जी तो चाहता है कि आपके किसी काम आऊं, लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ, लिहाजा ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब मैं जिंदा न रहूं। मैंने तैयारे का रुख बदल दिया है, अब आप लोग फरार नहीं हो सकेंगे। इब्राहिम वुसअत की बातों में भी वजन था और उसकी बातें मुतासिर कुन भी थी। मैं चाहता भी तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मैं मखमसे में फंस गया। एक तरफ मेरी अपनी साख और आज़ादी दाव पर लगी हुई थी और दूसरी तरफ इब्राहिम हट धर्मी पर आमादा था। मुझे फौरन ही किसी फैसले पर पहुंचना था, इसलिए कि कुछ देर बाद वो 3 तैयारे भी वहां पहुंचने वाले थे। दफतन मेरी निगाह उन पैराशूट्स पर पड़ी जो तैयारे में मौजूद थे। मैंने फौरन ही ओलिव हावर्ड की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कराई और उसे पैराशूट बांधने का इशारा किया। ओलिव हावर्ड ने निहायत बरकरफ्तारी से मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने भी जल्दी जल्दी एक पैराशूट अपने जिस्म पर कस लिया। मान इब्राहिम ने पलट कर देखा। हमारे जिस्मों पर पैराशूट देखकर पलक झपकते में सब कुछ उसकी समझ में आ गया। उसने हमें रोकने के लिए तैयारे को फजा में गोते देना शुरू कर दिए। नाहमवार उड़ान के बायस हमारे जिस्मों को जबरदस्त झटके लग रहे थे और हमारे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना दूभर हो गया था, लेकिन हम दोनों ही बहुत मंझे हुए थे। हमने सीटों का सहारा लेकर निहायत चाबुकदस्ती से खुद को गिरने से महफूज रखा। इब्राहिम वुसअत मुसलसल तैयारे को फजा में दाएं बाएं और ऊपर नीचे झटके दे रहा था। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज रखी थी कि हम कुछ न करने पाए। वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता था।
ना तो उसके पास और ना ही तैयारे में कोई हथियार था जिससे वो हम पर काबू पा सकता। मेरे लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना नामुमकिन हो रहा था, लेकिन अपनी तमाम तर महारत को इस्तेमाल में लाते हुए मैं जिद्दोजहद में मसरूफ़ था। मेरा रुख इमरजेंसी डोर की तरफ था। शदीद जिद्दोजहद के बाद मैं इमरजेंसी डोर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब मुझे इमरजेंसी डोर खोलना था। इब्राहिम ने अंदाज़ा कर लिया कि मेरे इरादे क्या हैं। उसने और भी शद्दोमत से तैयारे को झटके देना शुरू कर दिए। वो हर कीमत पर मुझे इमरजेंसी डोर खोलने से रोकना चाहता था और मुझे हर कीमत पर यह काम करना था, इसलिए कि अब इससे ही मेरा सब कुछ वाबस्ता होकर रह गया था। अगर मैं फौरी तौर पर फरार होने में नाकाम हो जाता तो न सिर्फ वो लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते, बल्कि ऑलिव हार्वर्ड की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। मैं बाहज़ार दिक्कत इमरजेंसी डोर खोलने में कामयाब हुआ। ऑलिव हार्वर्ड पहले ही मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैंने उसे तैयारे के दरवाजे से बाहर धकेल कर खुद भी फुर्ती से छलांग लगा दी। तैयारा आगे निकला चला गया। हजारों फुट की बुलंदी से मैं और ऑलिव हार्वर्ड वजनी बोरियों की तरह जमीन की तरफ गिर रहे थे। हम दोनों ने तकरीबन एक ही वक्त में अपने पैराशूट्स खोले। मेरे जिस्म को एक झटका लगा और हवा से भरे हुए पैराशूट ने मेरे जिस्म को तेजी से गिरने से रोक लिया। अब मैं और ऑलिव हार्वर्ड दोनों तेज हवा के रुख पर गोया तैर रहे थे। ऑलिव हार्वर्ड मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था। इब्राहिम वसत का तैयारा हमसे बहुत बुलंदी पर था और काफी दूर निकल गया था। दफतन मैंने तैयारे को वापस पलटते देखा। तैयारा न सिर्फ वापस पलटा था, बल्कि उसकी बुलंदी भी कम हो रही थी। पहले तो मेरी समझ में कुछ भी ना आया, और जब इब्राहिम के इरादे मुझ पर आश्कार हुए तो कुछ करने का वक्त गुजर चुका था। मैं जमीन से हजारों फुट ऊपर फजा में मुअल्लक था और इब्राहिम अपना तैयारा मुझसे टकराने के लिए आ रहा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार मैं इतनी बुरी तरह फंसा था, और अफसोस ये था कि एक दोस्त के हाथों मरने जा रहा था। तैयारे की सूरत में मौत मेरी तरफ झपट रही थी। दरमियानी फासला बड़ी तेजी से घटता जा रहा था। अब बचने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। मैंने आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। जंगी तरबियती तैयारा मुहीब आवाज़ के साथ गरजता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, मगर मुझे मालूम था कि ऑलिव हार्वर्ड मुझसे चंद गज के फासले पर मेरी ही तरह पैराशूट के सहारे फजा में मुअल्लक है। मेरी ही तरह वो भी बेबस था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उसकी क्या कैफियत है। मौत को इतना करीब देखकर बड़े बड़े हौसलामंद लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं। मुमकिन है उस वक्त ऑलिव हार्वर्ड भी हवास बाख्ता हो गया हो। मैं तो सिर्फ अपनी कैफियत के बारे में जानता हूँ। उस वक्त मैं ज़रा भी खौफज़दा नहीं था, मगर मेरा दिल रो रहा था। मेरे मुकाबले पर बड़े बड़े बासलाहियत लोग आए। वो सब मेरे दुश्मन थे। उनमें बड़े बड़े तजुर्बाकार, ज़हीन और ज़ीरक लोग भी थे। उनमें ऐसे लोग भी थे जो मेरे खून के प्यासे थे। मुझे सफ़ाए हस्ती से निस्तो नाबूद कर देना उनका मिशन था, मगर मैंने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई और हमेशा उन सब के मुकाबले में सुरखरू हुआ। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी अपने एक दोस्त के रहमो करम पर थी, और कमाल ये था कि इब्राहिम वुस्सत मेरे दुश्मनों के बरक्स कुछ भी नहीं था। उसके पास ना तो तजुर्बा था और ना ही मैं उसे जहानत में अपने दुश्मनों के हम पल्ला करार दे सकता था। वो तो एक ज़ेर तरबियत पायलट था जिसने अभी तक अपनी तरबियत भी मुकम्मल नहीं की थी। मैं बड़े कर्ब से गुजर रहा था। मुझ पर वो हाथ उठने जा रहा था जिसकी मजबूती की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। इब्राहिम वुस्सत अरब था और मैं अरबों के मफाद में इसराइल के खिलाफ डटा हुआ था। ये बात मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि मैं कभी इस तरह किसी दोस्त के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन मैं इब्राहिम को मूरद इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकता था। जो कुछ भी वो करने जा रहा था एक गलत फहमी की वजह से करने जा रहा था। फ़र्ज अदा करने के ख्याल ने उस पर दीवानगी तारी कर दी। उसे यह होश भी नहीं रहा था कि अगर उसने हमसे तैयारा टकराने की कोशिश की तो हमारे साथ उसका तैयारा भी तबाह हो सकता है। दफतन मेरे जहन में एक ख्याल कौंदे की तरह लपका। मुमकिन है वो सिर्फ ऑलिव हार्वर्ड को हलाक करना चाह रहा हो। इस ख्याल के साथ ही मैंने आंखें खोल दी, और आंखें खोलते ही मेरे इस ख्याल की तरदीद हो गई। तैयारा हमारे नज़दीक आ चुका था। उसकी गूंजदार आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। तैयारे का रुख ऐसा था कि हम दोनों में से कोई भी उसकी जद में आ सकता था, बल्कि यह भी मुमकिन था कि बैक वक्त हम दोनों ही उसकी जद में आ जाते। मैंने बड़ी बेबसी से तैयारे की तरफ देखा। ज़मीन से हज़ारों फुट की बुलंदी पर उस वक्त मैं और ऑलिव हार्वर्ड दोनों ही मुकम्मल तौर पर बेबस थे। हम अपने दिफा में हाथ पैर भी नहीं चला सकते थे। मुझे कुछ देर पहले का वो वक्त याद आया जब इब्राहिम मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर था, मगर मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता था। आखिर वो मेरा दोस्त था। लेकिन अब मामला बिल्कुल उलट हो चुका था। इब्राहिम के पास तैयारा भी था और उसे उड़ाने की महारत भी थी। हम उसके मुकाबले में न सिर्फ निहत्ते थे, बल्कि हम न ज़मीन पर थे न आसमान पर। हम फ़ज़ाए बसीत में पैराशूटों में टंगे हुए थे।
हम अपनी मर्जी से जुम्बिश भी नहीं कर सकते थे। ऑलिव हार्वर्ड तो खैर बिल्कुल ही निहत्था था। अलबत्ता मेरे पास एक पिस्तौल जरूर था, लेकिन अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त गुजर चुका था। अगर मुझे पिस्तौल इस्तेमाल करना ही होता तो मैं जहाज में ही इस्तेमाल कर चुका होता। जिंदगी में पहली बार मैं इस कदर बेबस हुआ था। पहली बार यूं हुआ था कि मेरी जिंदगी किसी दूसरे के हाथ में चली गई। मैं मुकम्मल तौर पर इब्राहिम वुस्सत के रहमो करम पर था। एक नौजवान ज़ेर तरबियत पायलट अपनी महारत अपने हम मजहबों के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा था। अदायगी फ़र्ज के जुनून ने उसे होशो हवास से बिल्कुल बेगाना कर दिया। वो भले बुरे की तमीज़ तक खो बैठा। एक ज़रा देर के लिए वो अपने जहन पर जोर दे लेता तो अपने उस भयानक इरादे पर अमल पैरा होने के ख्याल से तायब हो जाता, लेकिन वो तो पहले ही अपनी हुदूद से तजावुज़ कर चुका था। उसे हरगिज़ मेरी जान लेने की हिदायत न मिली थी। उससे तो ये कहा गया था कि हमें हमारी लाइल्मी में एयरपोर्ट पर वापस लाने की कोशिश करें। इसका साफ और वाज़ेह मतलब यही था कि हमें जिंदा रखना मकसूद है, वरना उसे एहतियात की तलकीन क्यों की जाती। लेकिन वो नौजवान था, ज़ेर तरबियत था, और उस पर यह जुनून भी सवार था कि कोई बड़ा कारनामा करके दिखाए ताकि खुद को दूसरों से बरतर साबित कर सके। बरतरी साबित करने के इस बेजा जुनून के बायस वो दुनिया इस्लाम को शायद एक अजीम नुकसान से दो चार करने जा रहा था। अगर उसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी होती तो वो हमारे लिए इतना बड़ा ख़तरा न बन सकता जितना अपनी नातजुर्बेकारी के बायस वो हमारे लिए बन चुका था। कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी तरबियत में मुकम्मल होता इस मौके पर ज़मीनी कंट्रोल से मज़ीद हिदायत लिए बगैर हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिमाकत हरगिज़ न करता। इब्राहिम वुस्सत को जो हिदायत मिली थी वो उसे पूरा करने में नाकाम हो गया था, तो उसे चाहिए था कि ज़मीनी कंट्रोल को अपनी नाकामी से मुत्तला करते हुए हमारे बारे में ताज़ा हिदायत हासिल करता और फिर उन हिदायत पर अमल करता। इब्राहिम वुस्सत की नातजुर्बेकारी मेरे लिए हलाकत खेज साबित होने वाली थी। उसकी यही नातजुर्बेकारी थी जिससे फ़ायदा उठाते हुए मैं उसे अपना आलाकार बनाने में कामयाब हुआ। उसकी जगह अगर कोई तजुर्बेकार अफसर होता तो शायद मैं उसे इतनी आसानी से अपना आलाकार न बना पाता। लेकिन वो कुछ देर कबल की बात थी। अब तो पूरी बिसात ही उलट कर रह गई थी। मेरे साथ ऑलिव हार्वर्ड की जिंदगी भी दाव पर लगी हुई थी। वो बदतरीन दुश्मन एक ही कश्ती के सवार थे। मेरी और ऑलिव हार्वर्ड दोनों की जिंदगियों का इन्हिसार अब सिर्फ खुदा की ज़ात पर रह गया था। जिंदगी का इन्हिसार तो खैर होता ही खुदा की ज़ात पर है। हर शख्स को एक मुअय्यन वक्त पर मौत आती है। जब तक उसकी मर्जी ना हो किसी को मारना तो क्या, किसी का बाल भी बीका नहीं किया जा सकता। लेकिन वो वक्त इस कदर कठिन था कि उम्मीद की हर किरण दम तोड़ गई थी। गरजते चिंगाड़ते हवाई जहाज की शक्ल में मौत हमसे फ़कत चंद गज के फासले पर थी, और ये मुख्तसर सा फासला भी महज चंद लम्हों में तय हो जाना था। दफतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे झकोला दिया हो। शायद हवा के शदीद दबाव से पैराशूट की समत तब्दील हुई थी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। मेरा जिस्म हवा में बेहंगम तरीके से झकोले खा रहा था और मैंने खुद को मरने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। कान फाड़ देने वाली गरजदार आवाज के साथ हवाई जहाज मेरे बराबर से गुजर गया और मेरे जिस्म को लगने वाले हिचकोले बेहद शदीद हो गए। साथ ही मेरे नीचे गिरने की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई। मैंने बौखला कर आंखें खोल दी। सब कुछ जूं का तूं था। मेरा बाल भी बीका नहीं हुआ था। लम्हाती तौर पर मैं हैरान रह गया। मेरे जिंदा बच जाने का मौजज़ा कैसे रूनुमा हुआ। चंद लम्हों तक मेरी समझ में कुछ भी ना सका। फिर दफतन ही एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूदा। ये मुमकिन था कि सिर्फ ऑलिव हार्वर्ड को निशाना बनाया गया हो। इस ख्याल के साथ ही मैंने सर घुमाकर ऑलिव हार्वर्ड को तलाश किया। मुझे वो नजर आ गया। अब मेरे और उसके दरमियान फासला काफी बढ़ गया था, लेकिन मैं उसे साफ देख सकता था। मेरी तरह वो भी सही सालिम और मेरी ही तरह वो भी पैराशूट से लटका बेहंगम तरीके से बुरी तरह झूल रहा था। खुद को मुतवाजन रखने के लिए वो चारों हाथ पैर चला रहा था। मुझे ये अंदाजा करने में दुश्वारी नहीं हुई कि उसे भी कोई गजंद नहीं पहुंची थी। मैं और भी उलझ गया। हम दोनों में से एक को जरूर नुकसान पहुंचना चाहिए था। मैं अपने बचने पर यह समझा था कि शायद जहाज से ऑलिव हार्वर्ड को हलाक करने की कोशिश की गई हो, मगर वो भी जिंदा था। आखिर क्यों? मैं फजा में झूलता और जहन पर जोर देता रहा। मैंने जहाज की आखिरी पोजीशन जो देखी थी उससे ये अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि जहाज से किसे निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। दर हकीकत जहाज का रुख हम दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं था। वो तो हम दोनों के दरमियान से गुजरना चाह रहा था। मकसद यकीनन ये था कि हमारे दरमियान से गुजरते वक्त जहाज के पर पैराशूटों की डोरियों से टकराएं और डोरियां कट जाएं। लेकिन हुआ यह था कि जहाज के करीब आने से हवा के ज़बरदस्त दबाव ने हम दोनों को जहाज से दूर कर दिया और यूं वक्ती तौर पर हम दोनों की जानें बच गईं। वरना अगर पैराशूट की एक भी डोरी कट गई होती तो हम खुद को मुतवाजन नहीं रख सकते थे
हमारे नीचे गिरने की रफ्तार भी तेज हो जाती, और फिर इतनी तेजी से अगर हम नीचे जमीन पर गिरते तो हम दोनों की हड्डियां तो जरूर टूट जाती। मैंने पलटकर जहाज की सम देखा जो हमसे बहुत दूर चला गया था और अब चक्कर काट रहा था। मुझे ये अंदाजा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि जहाज का नौजवान पायलट जो अभी ज़ेरे तरबियत है हमें हलाक करने की एक और कोशिश जरूर करेगा। उस पर जुनून सवार था। मैं तन बतकदीर हो गया। ऑलिव हावर्ड ने भी यही किया होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। जहाज ने फजा में एक तवील चक्कर काटा और उसका रुख एक बार फिर हमारी जानिब हो गया, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ जाविये से हमारी जानिब बढ़ रहा था। नौजवान पायलट ने पहली बार की नाकामी से फौरी सबक हासिल किया था और दूसरी कोशिश में शायद यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करने का तहैया कर लिया था। हमारी समत बढ़ने का बदला हुआ अंदाज इस बात का गवाह था। पिछली बार वो जिस जाविये से हमलावर हुआ था उसमें एक वक्त में एक ही अफराद को निशाना बनाया जा सकता था, जबकि इस मर्तबा मैं और ऑलिव हावर्ड दोनों ही जहाज की लाइन में थे। अगर जहाज सीधा परवाज करता चला आता तो पहले मेरे चीथड़े उड़ते और उसके बाद ऑलिव हावर्ड का कीमा बन जाता। बाद में जहाज का जो भी हशर होता, ये तो नामुमकिन था कि दो अफराद से टकराने के बाद जहाज सही सालिम वापस एयरपोर्ट पहुंच जाए। मुझे यकीन था कि अगर इस जुनूनी पायलट ने जहाज हमसे टकरा दिया तो फिर हमारी तरह उसे भी अपनी जान बचाने के लिए जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाना पड़ेगी। तरबियती तैयारे का रुख हमारी जानिब था और मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि जो कुछ भी होना है जल्दी हो जाए। जहाज तूफानी रफ्तार से मेरी तरफ आ रहा था, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे आसाब पर बेइंतहा दबाव पड़ रहा था। बेयकीनी की इस सलीब पर ज्यादा देर लटकना मुझ जैसे आहनी आसाब के मालिक के लिए भी नामुमकिन हो रहा था। जमीन से हजारों फुट की बुलंदी पर एक दोस्त के रहमो करम पर बेजारो मददगार रहने का वो आसाब शिकन तजुर्बा मेरी जिंदगी का यादगार तरीन तजुर्बा था। मुझे ऐसा कोई दूसरा मौका याद नहीं आता जब मौत इतने यकीनी अंदाज में मेरे सामने आई हो। तैयारा अब मुझसे खासे फासले पर था, लेकिन मुझे मालूम था कि उसे मुझ तक पहुंचने में महज चंद सेकंड ही लगेंगे। मुमकिन है वक्त के बारे में मैंने गलत अंदाजा लगाया हो और जहाज को मुझ तक पहुंचने में 1 मिनट या इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता। यह भी मुमकिन था कि इस बार पायलट से अंदाजे की गलती हो जाए और जहाज मुझसे टकराने की बजाय मेरे ऊपर से निकल जाए, लेकिन इससे कोई फर्क न पड़ता। अगर बफर्ज़ मोहाल जहाज मुझसे कुछ ऊपर से भी गुजरता तो कितने ऊपर से गुजरता, चंद फुट से ज्यादा फर्क पड़ना मुमकिन नहीं था, और इस सूरत में पैराशूट की डोरियों का जहाज में उलझ जाना लाजमी अमर था। अगर ऐसा हो जाता तो ये मेरे जहाज से बराह रास्त तसादुम से भी ज्यादा हौलनाक सूरत हाल होती। मौत तो आती मगर सिसक सिसक कर। पैराशूट की डोरियां एक के बाद दीगरे कट जाती और फिर मैं हजारों फुट की बुलंदी से जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डियों तक का सुरमा बन जाता। आज़ादी फ़लस्तीन के एक पाकिस्तानी अलमबरदार का ये अंजाम बड़ा भयानक होता। मैं बराह रास्त जहाज की जद में आकर मरता या ज़मीन पर गिरकर मरता, इससे कोई फ़र्क न पड़ता। असल बात तो ये थी कि मैं अपने दोस्तों के हाथों इस अर्ज़ाखेज़ अंजाम को पहुंचने जा रहा था, जो काम बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सके थे। दुश्मनों के बड़े बड़े माहिर और तजुर्बाकार लोग जिस हसरत को लिए दुनिया से रुखसत हो चुके थे, वो काम एक ऐसे शख्स के हाथों होने वाला था जो न सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था बल्कि अभी तो उसकी तरबियत भी पूरी नहीं हुई थी। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए थे, मेरे दिल में कैसी कैसी आरज़ुएं थीं, मैंने क्या क्या मंसूबे बनाए थे। फ़लस्तीन को इसराइल के तसल्लुत से निजात दिलाना और यहूदियों के नापाक वजूद से पाक करना मेरा मकसद था। ये मेरा मकसद हयात, मेरा नस्बुलैन था। इस मकसद के हुसूल के लिए, अपने इस सुनहरे ख्वाब को ताबीर देने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बिले। कौन सी ऐसी कुर्बानी थी जो मैंने नहीं दी। मैंने अपना घर बार, अजीज़ व अकारिब, अपनी सारी उमंगें, आरजुएं, हर चीज़ इस मकसद के लिए कुर्बान कर दी। मैं तो खुद से भी बेगाना हो गया था। मेरा घर फ़लस्तीन में नहीं पाकिस्तान में था। अरब मेरे हम वतन नहीं थे। फ़लस्तीन पर यहूदियों के कब्जे से मेरे मुल्क की आज़ादी पर तो कोई आंच नहीं आती थी, न ही ये मेरा कोई ज़ाती मामला था। ये तो खालिस मजहबी मामला था। मजहब के रिश्ते से यहूदी मेरे दुश्मन थे और अरब मेरे भाई थे। एक भाई कभी दूसरे भाई पर आंच आते नहीं देख सकता। दूसरी तरफ वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे खुद अपने ही भाई से कोई नुकसान पहुंचे। अखुव्वत का यही रिश्ता था जिसने मुझे सरगर्दां कर रखा था। अपने भाइयों के दिफा के लिए, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं ज़िंदगी के हर शोबे में, हर महाज पर यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी एक ही मकसद के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन काश मुझे ये मालूम होता कि इस जिद्दोजहद का इख्तिताम यूं होगा कि मैं अपने ही भाई के हाथों ज़िंदगी से महरूम हो जाऊंगा, तो शायद मेरा तर्ज अमल मुख्तलिफ रहा होता। मैं अपनी कोशिशों में इस हद तक आगे न बढ़ा होता। मैंने कुछ हुदूद मलहूज रखी होती
जिनसे कभी तजावुज न करता, या शायद इस राह पर कदम ही न रखा होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।